हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा अगला टॉपिक है जो कि हमने लास्ट टाइम तो हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन पढ़ी थी। तो अगला टॉपिक आएगा नर्नेस्ट हीट थ्योरम। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, या अच्छे से समझ लेना। नर्नेस्ट हीट थ्योरम, सबसे पहले तो ना आपको ना इसका ग्राफ देखना है। ये ग्राफ बना हुआ है डेल्टा एच, ये डेल्टा जी, हम डेल्टा एच कुछ भी लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर केल्विन में होएगा। यहाँ पे एक ग्राफ आपको ये देखना है बस यहाँ पे कि एक ग्राफ इस तरह जाता है और एक ग्राफ इस तरह जाता है। ठीक है, कैसे बना लो, बीच की लाइन क्या आएगी, इसी कॉन्स्टेंट लगा लो। ठीक है, जो ऊपर गया वो डेल्टा जी होता है, जो नीचे गया वो डेल्टा एच होता है। अब ये ग्राफ इस तरह क्यों बना, इस ग्राफ का क्या मतलब है, ये बात आपको लास्ट में समझ में आएगी, बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, सबसे पहले एक बार ग्राफ देख लेना किस तरह से बनता है। ठीक है, अब हम पीछे पढ़ के आए थे गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा जी अपॉन में डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये पड़ा था। अगर हम इसमें क्या करें, अगर मैं इसमें टेम्परेचर जो है तो सिंपल बात इसने कही कि अगर मैं यहाँ पे जो टेम्परेचर अगर मैं एब्सोल्यूट ज़ीरो कर दूँ, एब्सोल्यूट ज़ीरो तक पहुँचा दूँ अगर टेम्परेचर, तो यहाँ पे मेरी डेल्टा जी जो है गिब्स फ्री एनर्जी और डेल्टा एच इक्वल हो जाएंगे। सबको पता है अगर टी ज़ीरो कर दिया तो वो ज़ीरो हो जाएंगे। इसका मतलब इससे हमें क्या पता चला कि अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट ज़ीरो कर दिया जाए तो डेल्टा जी और डेल्टा एच एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, क्योंकि एक दूसरे को अप्रोच करेंगे। तो नॉर्मल बात तो मैं इससे इस इक्वेशन से हमें ये पता चल गया, लेकिन मैं इसको इस तरह से भी तो लिख सकती हूँ, डेल्टा जी डेल्टा टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड डेल्टा जी अपॉन में डेल्टा टी एट एच डेल्टा एच एट कॉन्स्टेंट प्रेशर अप्रोच टू ज़ीरो। ठीक है ना, अगर टी हम ज़ीरो एब्सोल्यूट ज़ीरो करते हैं तो डेल्टा एच और डेल्टा जी जो है एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। लेकिन इसी से हमें एक इक्वेशन और पता चल जाती है, अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए तो इसका मतलब डेल्टा जी अपन में डेल्टा टी एंड डेल्टा एच अपन में डेल्टा टी कांस्टेंट प्रेशर पे ज़ीरो को अप्रोच करेंगे। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब ज़ीरो को अप्रोच करेंगे का मतलब क्या है, तो मैं इस तो आपने पढ़ा ही होगा, ये वाली जो हम ये लिखते हैं लिमिट टी टेंड्स टू ज़ीरो, इसका मतलब यही होता है ना कि जब टी टेंड्स टू ज़ीरो होगा तब ये वाली जो टर्म है डेल्टा जी अपन में डेल्टा टी वो ज़ीरो को अप्रोच करेगी कांस्टेंट प्रेशर। और उसी तरह कि अगर मैं लिमिट अगर टेम्परेचर जो है ज़ीरो को अप्रोच कर गया तब जो डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा टी है वो भी ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा। इसका मतलब यही है ना, मैंने इस तरह लिख दिया इसको। ठीक है, ठीक है, तो बताओ अब यहाँ पे जो मैंने लिखा था पीछे डेल्टा जी अपॉन में डेल्टा टी, ये आपको किस तरह की लग रही है, मतलब पीछे अभी हम एक इक्वेशन पढ़ के आए थे जिसमें ये किसी चीज़ के इक्वल था, किसके इक्वल था याद करो। अगर नहीं याद आ रहा तो अभी कभी अपने आप जो पिछली वीडियो थी ये तो आपने उसके नोट्स बनाए होंगे साथ साथ, तो उसमें देखो पहले जाके, तो आपको ना याद होना चाहिए, क्योंकि जितने भी कॉन्सेप्ट आगे आएंगे ना वो सारे पीछे वाले सारे रिलेटेड ही होंगे आपस में। ठीक है, तो वो सबसे पहले याद होनी चाहिए, तब जाके कोई अगली वीडियो देखना। तो ये किसके इक्वल था, पीछे बढ़ गए थे माइनस डेल्टा एच, जहाँ पे हमने डेल्टा एस की वैल्यू पुट की थी और डेल्टा जी की वैल्यू निकाली थी वहाँ से, तो ये वही इक्वेशन बन गई। उसी तरह एक फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है कि सी पी की वैल्यू क्या होती है, पढ़ा है ना, डी एच अपॉन में डी टी। तो यहाँ पे डी एच अपॉन में डी टी मतलब डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा टी, आ गया ना, कितना इजी था। तो अगर ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों ही ज़ीरो को अप्रोच करती हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिमिट है टी टेंस टू ज़ीरो करेंगे तो डेल्टा एस भी ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा, और अगर लिमिट टी टेंस टू ज़ीरो करेंगे तो डेल्टा सी पी भी ज़ीरो को अप्रोच करेगा। कितनी इजी इक्वेशन थी, सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, होगा क्वेश्चन कंप्लीट, नर्नेस्ट इक्वेशन कंप्लीट। एक और बात मैंने कहा था कि अभी जो ग्राफ है वो आपको लास्ट में समझ आएगा, बिल्कुल लास्ट में। अब यहाँ पे कैसे समझ में आएगा देखो, तो अभी हमने एक चीज़ पढ़ी थी, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, एस और एच के बीच में ग्राफ बनने जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ ऐसे लिख लूँ, टी डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्या आएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा जी, ये आने वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस अगर पॉजिटिव आया तो ये वैल्यू वहाँ जाएगी, इसका मतलब डेल्टा एच जो है ग्रेटर देन होएगा डेल्टा जी से, और अगर डेल्टा एस नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब डेल्टा जी बड़ा होने वाला है डेल्टा
एच से। इसका तो इसी वजह से जो इन दोनों के ग्राफ आते हैं डेल्टा एच और डेल्टा जी का, वो हमेशा अपोजिट आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था किस तरह का, ये बताया था ना, एक जाता है नीचे, एक जाता है ऊपर, डेल्टा एच जाता है ऊपर, डेल्टा एच जाता है नीचे। इसी यही कारण है इनका कि इनका ग्राफ जो है हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाता है। ठीक है। एक बात और, जो नर्नेस्ट हीट थ्योरम है, ये जो नर्नेस्ट हीट थ्योरम है ये सिर्फ सॉलिड के केस में एप्लीकेबल होती है। क्यों होती है? क्योंकि गैसियस के केस में, गैस की अगर बात करें तो वहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे कोई गैस एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, गैसेस डजंट एग्जिस्ट एट एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर किया तो गैसेस एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए जो नर्नेस्ट हीट थ्योरम है ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड केस में एप्लीकेबल होती है। अब आता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो मेन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। अब ये लास्ट में आया है इसकी डेफिनेशन। अभी भी हम क्या पढ़ के आए हैं कि लिमिट अगर t टेंड्स टू ज़ीरो हो जाए तो डेल्टा Cp भी ज़ीरो के इक्वल हो जाता है और डेल्टा S भी ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। अगर इनका डिफरेंस ज़ीरो हो रहा है तो ये खुद भी ज़ीरो के इक्वल रहेंगे। मतलब लिमिट t टेंड्स टू अगर ज़ीरो रहा है तो Cp भी ज़ीरो हो जाएगा और S भी ज़ीरो हो जाएगा। ये डेल्टा S है, ये ऐसे याद रखना है, डेल्टा Cp है, Cp है, ये चीज़ याद रखना। ये हो जाएगा। तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहा था इन्होंने? कहा था कि अगर परफेक्ट सिंपल सी बात क्या बताऊँ, जैसे कि एंट्रोपी, आपको पता है एंट्रोपी क्या होती है? एंट्रोपी होती है डिसऑर्डरनेस। अगर कहीं डिसऑर्डरनेस है, कहीं पे, कहीं भी एनवायरनमेंट में कहीं भी अगर डिसऑर्डरनेस है वहाँ पे, तो वहाँ पे एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज़ करती है। अगर डिसऑर्डरनेस ख़त्म हो गई तो एंट्रोपी ज़ीरो। ठीक है। और वो कब होता है? ज़ीरो टेम्परेचर पे। तो मतलब इस इक्वेशन से क्या पता चला कि अगर टेम्परेचर ज़ीरो हो जाए, टेम्परेचर ज़ीरो होते ही डिसऑर्डरनेस कंप्लीट ख़त्म हो जाती है, परफेक्ट ऑर्डर बन जाता है। क्या हो जाता है? डिसऑर्डरनेस ख़त्म, परफेक्ट ऑर्डर बन जाता है। तो तब जो एंट्रोपी है वो भी ज़ीरो का अप्रोच कर जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर को ज़ीरो कर दिया गया, एट ज़ीरो टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ पे जितने भी लगा लो एटम्स हैं, कोई मॉलिक्यूल हैं, वो क्या करते हैं, उसकी एक प्रॉपर क्रिस्टल लैटिस होती है, उसके अंदर सभी के सभी एक जगह पे फिक्स हो जाते हैं, अपने अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर परफेक्ट ऑर्डर आ जाता है। अगर परफेक्ट ऑर्डर मतलब सब कुछ शांत हो चुका है, उनके बीच में जितनी भी डिसऑर्डरनेस है सभी ख़त्म हो चुकी है, सभी के सभी एक प्रॉपर शेप नहीं, प्रॉपर प्लेस पे बैठ जाते हैं सभी के सभी, तो सभी परफेक्ट ऑर्डर हो जाता है। अगर परफेक्ट ऑर्डर हुआ तो इसका मतलब डिसऑर्डरनेस हो जाएगी वहाँ पे ख़त्म, डिसऑर्डरनेस ख़त्म तो एंट्रोपी भी ख़त्म। सिंपल सी बात, एक चीज़ याद रखनी है कि एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी वहाँ होती है जहाँ बहुत ज़्यादा डिसऑर्डरनेस हो। मतलब डिसऑर्डरनेस का मतलब समझते हो ना, कि बहुत ज़्यादा डिसऑर्डरनेस, बिल्कुल ही इधर उधर जा रहे हैं सारे मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वो रखा है। ठीक है। तो डिसऑर्डरनेस जहाँ पे है वहीं पे एंट्रोपी एग्जिस्ट करेगी। और इस क्लास से हमें ये पता चला कि अगर टेम्परेचर ज़ीरो कर दिया तो डिसऑर्डरनेस ख़त्म हो जाएगी और एंट्रोपी भी ज़ीरो को अप्रोच करेगी, और यही कहता है थर्ड लॉ। तो अगला टॉपिक आता है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ। थर्ड लॉ की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, काफ़ी बड़ी है, ध्यान से समझना। इसमें क्या सबसे पहले आता है कि इसके एप्लीकेशन इसने क्या दिया था, इसके एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे एंट्रोपी की डिटर्मिनेशन करना, उसकी इवैल्यूएशन करना। कौन सी एंट्रोपी? एब्सोल्यूट एंट्रोपी। और लिक्विड केस में कैसे होती है, सॉलिड केस में कैसे होती है, वो सभी इसमें पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले एंट्रोपी की बात आई गई है तो एंट्रोपी का फॉर्मूला भी बता दूँ, DS इक्वल्स टू डी क्यू अपन में टी। अच्छा, डी क्यू अपन में टी को देख के एक फॉर्मूला और याद आना चाहिए आपको, कौन सा? डी क्यू अपन में डी टी विच इज़ इक्वल्स टू CP। ये चीज़ में डिफरेंस है, जो डी जहाँ पे जो एस एंट्रोपी है वो सिर्फ टी पे डिपेंड करती है, जबकि जो हम ये पढ़ते हैं CP पढ़ते हैं ये डी टी पे डिपेंड करती है। तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँ तो DS इज इक्वल्स टू क्या आएगी? डी क्यू इज इक्वल्स टू CP dt। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, CP dt अपन में टी। ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ, इसका इंटीग्रेशन कर देती हूँ। इंटीग्रेशन करेंगे 0 से S तक, तो इसका भी इंटीग्रेशन होएगा 0 से T तक। ये क्या बन गया? ST इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से T तक CP DLN T। ये ना याद रखना, ये मेरे को पता होगा, मेरे को भी लग रहा है कि मतलब आपको भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि हम मोस्टली जब भी करते हैं, मान लो DT/T करते हैं तो मैं इसको LNT लिखते हैं, हम इसको हर कोई LNT लिखता है, लेकिन यहाँ पे एक D एक्स्ट्रा आया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने से क्या बनेगा? ST इज इक्वल्स टू, क्योंकि बहुत स्मॉल चेंज है, D साथ में LNT। ठीक है, ST इज इक्वल्स टू वो इंटीग्रेशन CP DLNT। ये हम इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इंटीग्रेशन ऐसे ही चलेगा क्योंकि ये आगे बहुत ज़्यादा
हम इससे वो निकालेंगे, इक्वेशंस निकालेंगे। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम, डिटर्मिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ सॉलिड्स। ठीक, अब हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी पढ़ ही रहे हैं, उसकी डिटर्मिनेशन, अब हम सॉलिड्स की एब्सोल्यूट एंट्रोपी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, डिटर्मिनेशन पढ़े। तो ये बुक में तो है, काफ़ी बड़ा लिखा हुआ है, मतलब तो बड़ा भी नहीं है, अगर आप पढ़ोगे तो ईजिली समझ में आ जाएगा। एक ग्राफ बनाया हुआ है और उसके बारे में सीधा हम मेन चीज़ पढ़ते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को एंट्रोपी, सॉलिड की एब्सोल्यूट एंट्रोपी को डिटरमाइन करने के लिए एक लॉ दिया गया था जिसका नाम है डी बाई टी क्यूब्ड लॉ। डी बाई टी क्यूब लॉ, नाम से पता चल रहा है बिल्कुल। सी पी किसके को लाएगा, ए टी क्यूब, टी क्यूब्ड, टी क्यूब। ठीक है, और जो ये टेम्परेचर है वो एग्जिस्ट करता है 0 केल्विन से 15 केल्विन के बीच में। यहाँ पे हम ना क्या करेंगे, जैसे कि हम अभी पीछे क्या पढ़ के आए हैं, एस की वैल्यू पढ़ के आए हैं अभी क्या, एस इज इक्वल्स टू 0 से टी सी पी डी एल एन टी पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पे ना हम इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं आगे। तो अब आगे हमें करने से पहले सबसे पहले हम अभी जो हम इंटीग्रेशन करें वो टेम्परेचर की टर्म में कर रहे हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें एक चीज़ याद रखनी है कि हम टेम्परेचर 0 से T1 लेके जाएंगे, T1 से T लेके जाएंगे। ऐसा दिखाया गया है कि जो T1 है वो किसका टेम्परेचर है, वो एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे हम हीट कैपेसिटी मेज़र करते हैं। T1 वो टेम्परेचर है और T वो टेम्परेचर है जिससे हम उस सॉलिड की एंट्रोपी फाइंड आउट करेंगे। कौन से उस वो है, मतलब सिंपल सी बात क्या कहूँ कि जो T1 है वो कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे हम हीट कैपेसिटी मेज़र करेंगे वो T1 है, और जिस टेम्परेचर पे हमारी एंट्रोपी देखी जाएगी सॉलिड की वो T है। काफ़ी कंफ्यूजिंग हो है, मेरे लग रहा है मेरे को आपको नहीं समझ में आया होगा, तो आप एक बार बुक में पढ़ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 टेम्परेचर देखने वाले हैं, 0 से T1, T1 से T। इसमें पुट करके देखो तो एस टी टेम्परेचर वही ले रहे हैं हम, कॉमन टेम्परेचर 0 से T1 Cp dt बाई टी। पहले वाली इक्वेशन ले आओ जो पहले पढ़ी थी, ये पढ़ी थी ना, इससे पहले क्या पढ़ा था, इससे पहले Cp 0 से T dt बाई टी ये पढ़ी थी ना इससे पहले। इसके बाद हमने ये निकाली थी, इसका वो सोल्व करके आई थी ना, तो पहले हम ये वाली इक्वेशन लेके चलेंगे। अब ये आ गई, प्लस T1 से T लेके जाएंगे, Cp dt बाई टी। ठीक है, अभी जो मैंने इसमें क्या कहा था कि जो ये टेम्परेचर है वो 0 से 15 केल्विन के बीच में होना चाहिए। तो इसका मतलब जो ये वाला टेम्परेचर है ना, ये जो सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर हम ले रहे हैं, वो जो हाईएस्ट टेम्परेचर है ये 15 से तो कम रहेगा और 0 से बड़ा रहेगा। ये तो आपको पता ही है क्योंकि मैंने अभी भी कहा 0 से 15 तक का टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसका मतलब जो T है ना तो 15 से ज़्यादा है, 15 से कम है, और ना ही 0 से ज़्यादा है, मतलब 0 से कम नहीं है, 0 से कम नहीं है, 0 15 के बीच में रहने वाला है ये टेम्परेचर, क्योंकि हाईएस्ट टेम्परेचर यही ले रहे हैं ना हम, बाकी तो इससे कम ही है। 0 से T1 जा रहा है, T1 से T जा रहा है, तो T इनके बीच में एग्जिस्ट करने वाला है। ये सिंपल से याद करने की चीज़ है, आपकी बुक में दी हुई थी इसलिए मैंने बता दी। तो अब हम यहाँ पे डी बाई टी क्यूब ला लगाएं और यहाँ पे लगाएं तो क्या बनेगा, इसकी इक्वेशन को सोल्व करके देखो। 0 से T1 Cp dt बाई टी इज इक्वल्स टू 0 से T1 Cp की वैल्यू AT क्यूब, तो Cp की वैल्यू AT क्यूब पुट करो, AT क्यूब dt बाई टी सोल्व करो, 1/3 AT1 का क्यूब, ये याद होना चाहिए। ठीक है, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/3 AT क्यूब का था, Cp था ना, अगेन उसी पे आ गया हम, Cp। ठीक है, बिल्कुल इजी था। तो डेल्टा S इज इक्वल्स टू 1/3 Cp। अभी हम ये ये था हमारा फर्स्ट इंटीग्रल, तो मैं इसको S1 लिख देती हूँ। ये क्या है, फर्स्ट इंटीग्रल मतलब अभी हमने इसका इंटीग्रेशन किया है, अब हम इसका करेंगे। अब सेकेंड वाले का करो, T1 से T Cp, ये सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सिंपल क्यों लिखा, ये हमने सिंपल से लिखा क्योंकि जो फर्स्ट इंटीग्रेशन करेंगे हम फर्स्ट वाले का, उसको हम उस लॉ के हेल्प से उसको कैलकुलेट करेंगे, जबकि जो सेकंड इंटीग्रल करेंगे वो हम नॉर्मल वैल्यू से इंटीग्रल करने वाले हैं। ठीक है ना, तो वो चीज़ आपको याद रखनी है। एक और चीज़, बुक में ना जैसे जो मैंने ना T लिखा है तो बुक में आपके T2 लिखा पाएगा, तो वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बुक के हिसाब से चलो
काफ़ी ईजी, आपको ईजी रहेगा पढ़ने में, तो मैं अभी यहाँ पे T2 लिख देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे टी कुछ भी, क्योंकि पढ़ी हम वही रही हैं ऑलमोस्ट। भाई 0 से T1 से T जा रहा है तो उसने T2 लिख दिया, आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो कंबाइन इक्वेशन क्या आई, 1/3 CP। अब यहाँ पे एट T1 पे लेके जा रहे हैं हम, इसलिए ऐसे बुक में ऐसा लिखा हुआ है, और T1 से T2 करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे T2 वो किया गया, हम यहाँ पे T1 लेके चल रहे हैं। CP DLN T फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। अब इसकी हेल्प से अब हम आगे पूरी की पूरी जितनी भी कैलकुलेशन करनी है ना, वो सारी इसकी हेल्प से सोल्व करने वाले हैं हम। तो ये क्या है, ये हमारी एंट्रोपी आ चुकी है। तो इसमें ना एक पीछे मतलब आपके बुक में ही दिया हुआ है कि अगर कोई भी सॉलिड है, हम सॉलिड की बात कर रहे हैं, अगर उस सॉलिड में कोई ना कोई एलोट्रोपिक चेंज आए, अगर सॉलिड में कोई किसी ना किसी तरह का कोई भी एलोट्रोपिक चेंज आ गया, तो उस केस में नॉर्मल तो हम ये इस वैल्यू से कोई भी फॉर्म क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई ना कोई एलोट्रोपिक चेंज आ जाए तो यहाँ पे हम एक चीज़ और ऐड कर लेंगे, डेल्टा H ऑफ ट्रांजिशन अपॉन में टेम्परेचर ट्रांजिशन, ठीक है, ये और प्लस हो जाएगा इसमें। तो बस इतना याद रखना था। अब अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है। हमने अभी क्या की, सॉलिड की हमने एंट्रोपी एब्सोल्यूट एंट्रोपी डिटरमाइन की थी। अब हम सेकंड करते हैं, अब हम लिक्विड और गैस की डिटरमाइन करेंगे एब्सोल्यूट एंट्रोपी। अच्छा देखो, अभी जो टॉपिक है ना, ये ना थोड़ा टिपिकल है, मतलब टिपिकल भी नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना। अगर ध्यान से नहीं पढ़ा ना तो नहीं समझ में आएगा सीरियसली। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है, तो एक बार ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल ध्यान से देखना भी क्या है, आप ना अपनी कॉपी पेन निकालो और साथ साथ करके देखो, मतलब वीडियो को पॉज करके देखो बेशक से, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, एक टॉपिक समझो, वीडियो को पॉज करो और खुद करके देखो, तब आगे चलना, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गैसेस और लिक्विड्स की हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी डिटरमाइन करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस ही बना होगा ना। तो सबसे पहले हम करेंगे हीटिंग ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। इसकी हम क्या कर रहे हैं, एक सॉलिड को हीट कर रहे हैं। कब तक हीट करेंगे, जब तक इसका फ्यूज़न पॉइंट ना आ जाए, टू इट्स फ्यूज़न पॉइंट पता होगा ना, जब वो लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस केस में डेल्टा S1 क्या आएगा, अभी वो उस फ्यूज़न पॉइंट तक पहुंचाएंगे हम उसे, अभी वो लिक्विड नहीं बना है, ठीक है। तो ये बात आप सबसे पहले याद रखनी है। तो 0 टेम्परेचर से करा था, अब मान लो आइस की बात ले रहे हैं, तो आइस तो 0 टेम्परेचर पे आइस है, और जब उसका फ्यूज़न पॉइंट आने वाला होगा तब तक हम उसे हीट करेंगे। तो TF फ्यूज़न टेम्परेचर तक उसको लाएंगे, और CP ले रहे हैं किसका, सॉलिड का, DLN T, ठीक है। अब उसका फ्यूज़न पॉइंट आ चुका है उसका फ्यूज़न पॉइंट। अब सेकेंड कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड, फ्यूज़न पॉइंट आते ही सॉलिड लिक्विड में चेंज होने लग जाएगा। तो उसके लिए डेल्टा S2 इक्वल्स टू क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड बन चुका है, तो अब डेल्टा H ऑफ फ्यूज़न अपॉन में T फ्यूज़न। यही तो मेन चीज़ आपको याद रखनी है। फर्स्ट इक्वेशन ये बन चुकी है, सेकंड इक्वेशन ये बन चुकी है, ठीक है। अब लिक्विड बन चुका है, लिक्विड तक की हमारी सोल्व हो चुकी है डिटर्मिनेशन ऑफ एंट्रोपी। अब अगला टॉपिक, थर्ड पॉइंट, लिक्विड बन चुका है। अब लिक्विड को हम उसके बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाएंगे, किसके, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक। तो डेल्टा S3 इज इक्वल्स टू, अभी किस पे था, वो फ्यूज़न टेम्परेचर पे था, अब वो किस पे जाएगा, बॉइलिंग टेम्परेचर पे जाएगा, CP किसका, लिक्विड का, DLN T बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जा रहे हैं अभी उसको। अब वो बॉयल हो चुका है, तो लिक्विड चेंज्ड इनटू गैशियस, ठीक है ना। ये सबसे पहले आपको बहुत ईजी बहुत ज़्यादा साथ साथ करके देखो, बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। तो अब लिक्विड गैस में चेंज हो चुका है, तब उस टाइम पे डेल्टा स्कोर क्या आएगा, वेपोराइजेशन करते हैं ना, तो वेपोराइजेशन अपॉन में कौन से, बॉइलिंग टेम्परेचर पे हो चुका है। अब अगला, अब एक फिफ्थ बचता है सिर्फ लास्ट, गैस बन चुकी है। अब हमें जो एक डिज़ायर टेम्परेचर चाहिए, उस टेम्परेचर तक हम उस गैस को हीट करने वाले हैं। अब क्या करेंगे, हीट करेंगे वेपर्स को, ये गैस कुछ ही बोल लो, टू डिज़ायर टेम्परेचर, डिज़ायर टेम्परेचर पर उसको हीट करेंगे। वो डिज़ायर टेम्परेचर बिल्कुल वैसी इक्वेशन, बॉइलिंग पॉइंट पे अटका था, और डिज़ायर टेम्परेचर T तक हम उसको हीट करेंगे। CP किसका, गैस का, DLN T। तो अब एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या आई हमारी, सारी की सारी ऐड कर दो।
एब्सोल्यूट एंट्रोपी क्या आई, किसकी, गैशियस सब्सटेंस की एब्सोल्यूट एंट्रोपी। टी लिख देती हूँ मैं, डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 प्लस डेल्टा S3 प्लस डेल्टा S4 प्लस डेल्टा S5। वही है, बिल्कुल सेम हो गया। सारे जितने भी क्वेश्चन करिए ना, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, जितने भी करिए सबको प्लस कर दो। एक बात और, वही जैसे पीछे बताया था, अगर कोई ना कोई एलोट्रोपिक चेंज आ रहा है तब क्या करोगे, कैड कर दोगे डेल्टा एच ऑफ ट्रांजिशन अपॉन में टी ट्रांजिशन। ठीक है। अच्छा, तो मैं आपके बुक में अभी देख रही थी, तो एक टॉपिक और गिवन है, मैं दिखा देती हूँ, ये वाला मोलर एंट्रोपी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस का बिल्कुल सेम है। पढ़ने की भी वो नहीं है शायद इसको मेरे हिसाब से, क्योंकि ना इसमें ये लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 0 से ये जो टेम्परेचर दिया हुआ है ना, ये उन्होंने ये खुद ही मेज़र उनका वो होता है, मतलब कि ये पहले से ही मेज़र्ड है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है। तो डेल्टा S1 ये आ चुका है उसका। वैसे ये बिल्कुल सेम है जैसे अभी पीछे करा था, पहले वो सिंपल थी, अब उसका क्या कर दिया, फ्यूज़न कर दिया, फ्यूज़न टेम्परेचर तक पहुंचाया। और ये सारे ना जितनी वैल्यू दी हुई है, ये सारी पहले से ही वो है, कैलकुलेटेड है, ये वैल्यूज़ ये होती ही हैं फिक्स। इसलिए मैं इसे नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि जो ये टॉपिक है ना पूरा का पूरा, ये पूरा इसी पे डिपेंड है। जैसे हमने पहले डेल्टा S1 लिखा था फ्यूज़न टेम्परेचर तक, तो सिंपल सी बात पहले ही हो गया, 0 से फ्यूज़न टेम्परेचर तक लिखा हुआ है किसका, सॉलिड का। फिर उसके बाद क्या था, हमने बाद में क्या किया था, सॉलिड से लिक्विड की कन्वर्सन हुई थी, मतलब फ्यूज़न, तो इसका डेल्टा एच ऑफ फ्यूज़न, डेल्टा टी फ्यूज़न। फिर लिक्विड बन चुका है, लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट तक लेके आएंगे, तो लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जा रहे हैं। ठीक है। फिर बाद में वो बॉइल्ड हो चुका है, गैस में कन्वर्ट हो चुकी है लिक्विड, तो ये वाला फॉर्मूला डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। अब वेपर का हम एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर तक उसको हीट करने वाले हैं, वो टेम्परेचर है ये डेल्टा S5 आ गया, और कैलकुलेशन करके लास्ट में कंप्लीट। तो अगर ये आपको याद करना है तो ये सारी वैल्यूज़ भी याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल सेम टॉपिक है, फॉर्मूला मैंने बता ही दिया आपको सारा। और अगर आपको कोई भी वैल्यू गिवन दी जाए तो आप सारी इस तरह से उसको सोल्व कर सकते हैं इजीली। थैंक यू। होप है कि आपको ये थर्ड लास्ट समझ में आ गया होगा। तो वैसे मैं बता दूं, मुझे इतना अच्छा पढ़ाना नहीं आता, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि इस टाइम लॉकडाउन के टाइम पे भी मतलब काफ़ी दिक्कत हो रही है पढ़ने में, आई नो। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो ना, तो मुझसे पूछ सकते हो, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो तो मैं भी पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है। थैंक यू।